आज शुरू करेंगे हम लोग एरर्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे फ्रॉड्स। पिछले वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डील किए थे वो था फ्रॉड। अगर फ्रॉड का चैप्टर जो है आप लोग नहीं पढ़े हो तो पिछला वीडियो देख के उसको पढ़ लेना, ठीक है, तब आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा आगे का। तो फ्रॉड का मतलब क्या था भाई, एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉड का मतलब था ऐसी गलतियां या ऐसा एक्ट जो क्या था, इंटेंशनल था। फ्रॉड का मतलब था इंटेंशनल। फ्रॉड का मतलब था इंटेंशनल, यानी कि कोई भी ऐसा काम, अब ऑब्वियसली अगर हम फ्रॉड बोल रहे हैं तो ये कोई अच्छा काम तो था नहीं, ये किसी ना किसी तरीके का रॉन्ग डूइंग था। रॉन्ग डूइंग, किसी ना किसी तरीके का ये रॉन्ग डूइंग था, यानी कि ऐसा काम जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये तो एक ऐसा एक्ट है जो आपको करना नहीं चाहिए था, विच यू आर नॉट सपोज टू डू। और वो भी क्या था, इंटेंशनल था। इंटेंशनल था। फ्रॉड के केस में बार बार ये वर्ड मैं बोल रहा था, इंटेंशनल। कितने कितने टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, ये पिछले चैप्टर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखे होगे तो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आज हम लोग आएंगे, आज हम लोग उन गलतियों के बारे में पढ़ेंगे जो ना चाहते हुए भी, भयंकर इनोसेंट होते हुए भी आपसे वो गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। ठीक है, कौन सी गलती? ऐसी गलती जो आप जानबूझ के नहीं करते, और क्योंकि आप जानबूझ के नहीं किए हो इसलिए हम लोग उसके लिए फ्रॉड वर्ड यूज नहीं करते। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एरर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रॉड और एरर के बीच जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो किसका है? वो बेसिक डिफरेंस है इंटेंशन का। इंटेंशन का हिंदी में इसको बोल सकते हैं इरादा। क्या इरादा था भाई? जबरदस्ती नुकसान करने का इरादा था या अनजाने में हो गया? तो वो होगा क्या आपका एरर या फ्रॉड। अगर इंटेंशनल किए हो तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड। अगर अनइंटेंशनल किए हो तो क्या कहलाएगा? एरर। ये था बेसिक एरर का की डेफिनेशन। तो देखते हैं भाई कि किस किस टाइप का एरर हो सकता है, या एज एन ऑडिटर आप कौन कौन से एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के एरर से आपका पाला पड़ सकता है। तो देखिए, ऑडिटिंग में एरर्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा क्लरिकल एरर। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा क्या? क्लरिकल एरर। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हाँ। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, हिंदी में उसको बोल सकते हैं लेखांकन सिद्धांत संबंधी, लेखांकन सिद्धांत संबंधी गलतियां या त्रुटियां। लेखांकन सिद्धांत संबंधी त्रुटियां, इसका मतलब देखिए होता क्या है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं भाई। अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो हम लोग अकाउंटिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, आप लोग सुने होंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमको दिए गए हैं, लेखांकन सिद्धांत बोला जाता है उसको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन सिद्धांत बोलते हैं। तो हमको अकाउंट्स बनाने के लिए, ठीक है, या सारे जितने भी लोग अकाउंटिंग करते हैं वो सब एक तरीके से बने, उसका इंटरप्रिटेशन सेम हो, इसके लिए हमको क्या दिया गया है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिया गया है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमको बताता है कि अकाउंटिंग करते समय कौन से ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से ट्रीट करना है, किसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है, किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, किस तरीके की खरीदी को हमको परचेस मानना है, किस तरीके की खरीदी को हमको एसेट्स में डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये सारी चीजें हमको कौन बताता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी तरीके का परमानेंट इंप्रूवमेंट, परमानेंट इंप्रूवमेंट पे खर्च करते हो, अगर आप किसी भी तरीके के परमानेंट इंप्रूवमेंट पे खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग को रिपेयर करवा रहे हो, ठीक है,
आप बिल्डिंग को क्या करवा रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो, बिल्डिंग को आप रिपेयर करवा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का बिल्डिंग को अगर आप रिपेयर करवा रहे हो तो ये एक तरीके का क्या है, परमानेंट इंप्रूवमेंट है, यानी कि आप बिल्डिंग को जो रिपेयर करवाओगे वो हर हफ्ते हर महीने नहीं करवाना पड़ेगा, वो आप एक बार करवाओगे और कई साल चलता रहेगा। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो बिल्डिंग रिपेयरिंग का जो खर्च है उसको आपको क्या मानना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, या इसको बोले हिंदी में, ये क्या है, पूंजी व्यय मानना चाहिए। और पूंजी व्यय मानना चाहिए का मतलब ये है कि आपको इसको बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर देना चाहिए, बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर देना चाहिए। 1 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 20,000 रुपए का आप बिल्डिंग का रिपेयर करवाए, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बिल्डिंग की वैल्यू जो है, 1 लाख रुपए की थी आपकी बिल्डिंग और आपने 20,000 रुपए का रिपेयर करवाया, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब आपको अपने बिल्डिंग की वैल्यू माननी चाहिए 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो एरर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलेंगे, सिद्धांतों की त्रुटियां किसको बोलेंगे। जो अकाउंटेंट था वो प्राइवेट में बीकॉम किया था, तो उसको ये सब ठीक से पता नहीं था, तो उसने क्या किया, 20,000 रुपए की जो रिपेयरिंग, बिल्डिंग में जो रिपेयर आपने किया है, बिल्डिंग रिपेयरिंग जो आपने 20,000 रुपए की है, उसने इसको कैसे ट्रीट कर लिया, उसने इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया का मतलब हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, आगम व्यय, आगम व्यय, इसने इसको आगम व्यय मान लिया। और अगर वो इस 20,000 रुपए को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आगम व्यय मानेगा तो वो क्या करेगा, इसको बेसिक रिपेयर अकाउंट में डाल देगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देगा, टू कैश कर देगा, टू कैश अकाउंट कर देगा। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि जो 20,000 रुपए कायदे से कहाँ जाना था भाई, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाना था, यानी इसको बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड कर देते तो घूम फिर के ये कहाँ जाता, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता ये 20,000 रुपए। लेकिन क्योंकि उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की गलती कर दी और उसने उसको क्या मान लिया, उसने इस 20,000 रुपए को क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, वो इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या आगम व्यय मान के चल रहा है। तो इसकी वजह से गलती क्या होगी, ये 20,000 रुपए कहाँ चला जाएगा, ये 20,000 रुपए चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और क्योंकि आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दोगे तो ये आपके प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा, प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा, प्रॉफिट को और कम कर देगा, 20,000 रुपए से आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स देने के टाइम पे तो ये फायदेमंद रहेगा, आपका प्रॉफिट कम दिखाई पड़ेगा तो टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर कोई इन्वेस्टर है, वो देखेगा कि इसका प्रॉफिट तो कम है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो गलती है, ये जो त्रुटि है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यही क्या कहलाएगा हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि आप गलती कुछ नहीं कर रहे हो, गलती आप कुछ नहीं कर रहे हो, गलती आप कर रहे हो प्रिंसिपल की, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते तब भी ये डेबिट ही होता, ठीक है। आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने हो तब भी ये डेबिट हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल्स की गलती हो गई, सिद्धांतों की गलती हो गई। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमको बोलता है कि अगर आप बिल्डिंग का रिपेयर करवा रहे हो तो उसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए, उसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए और उस वैल्यू को बिल्डिंग में ऐड करना चाहिए। लेकिन आपने प्रिंसिपल्स की गलती कर दी और आपने क्या किया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए और उसको आप क्या कर दिए भाई, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिए, यानी कि वो 20,000 रुपए का ट्रीटमेंट आप एक ही साल में खत्म कर दिए। ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आई इतनी बात आप लोग को, एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आया। ठीक है, सॉर्टेड है भाई एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको फिर से रीड करने की जरूरत है, रीड करूं क्या इसको, जो बातें बताया हूं वही बातें लिखी हैं, जिसके पास नोट्स है वो लोग पढ़ लेना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप है एरर का, दूसरा जो टाइप है एरर का वो है क्लेरिकल एरर, यानी कि लिपिकीय त्रुटियां, जो एंट्री वेंट्री करते समय, रिकॉर्ड लिखते समय, ठीक है, टाइप करते समय जो गलतियां होती हैं, एक क्लर्क से क्लेरिकल वर्क करते समय जो गलतियां होती हैं उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें सबसे पहला है एरर ऑफ कमीशन, कमीशन की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन का मतलब है जैसे कि टोटलिंग मिस्टेक, टोटलिंग मिस्टेक जो होती है वो एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है, टोटलिंग मिस्टेक है। या फिर गलत सब्सिडरी बुक या गलत लेजर बुक में आप एंट्री कर देते हो, ठीक है, जैसे कि जैसे कि आपने कुछ खर्चा किया स्टेशनरी का, आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया स्टेशनरी का, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर आप किए, ठीक है, तो ये होना था क्या? डेबिट। आप क्या किए? आप इस स्टेशनरी एक्सपेंडिचर को गलती से लिख दिए टेलीफोन एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, ये भी डेबिट होना था। लेकिन स्टेशनरी एक्सपेंडिचर अगर आप किए हो तो वो स्टेशनरी अकाउंट में ही शो होना चाहिए, ना कि टेलीफोन एक्सपेंडिचर में, भले ही दोनों एक्सपेंडिचर ही है, भले ही ये दोनों खर्चा है, ठीक है, और दोनों ही डेबिट ही होगा, एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है। तो भले ही दोनों एक्सपेंडिचर है, भले ही दोनों डेबिट होगा, लेकिन अगर आप स्टेशनरी एक्सपेंडिचर को टेलीफोन एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देते हो तो ये कहलाएगा एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। या फिर जैसे कि मैं बताया कि आप अगर टोटलिंग मिस्टेक कर देते हो, ठीक है, टोटल मिस्टेक कर देते हो तो ये भी क्या कहलाएगा? एरर ऑफ कमीशन। हिंदी में भी इसको कमीशन ही बोलते हैं भाई, कमीशन की त्रुटि बोला जाता है। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को एरर ऑफ कमीशन? देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। दीज आर द एरर्स विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स, या फिर रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक। वही बात हो रही है, आप टोटलिंग मिस्टेक कर दे रहे हो, किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को दूसरे लेजर में आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजहंस ट्रेडर्स पेड ₹25,000। राजहंस ट्रेडर जो है वो 25,000 रुपए पे करता है किसको? प्रीतपाल ट्रेडर्स को, ठीक है। राजहंस ट्रेडर जो है, राजहंस ट्रेडर जो है वो किसको पेमेंट कर रहा है भाई? किसको पेमेंट कर रहा है? प्रीतपाल ट्रेडर्स को, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन दिस ट्रांजेक्शन वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। आगे दिखता है, आगे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन एरर्स। एक मिनट, ये रहने दो। लेकिन आगे क्या गलती होती है? बट वाइल पोस्टिंग टू द लेजर, प्रीतपाल्स अकाउंट वाज डेबिटेड विथ ₹2500। यानी कि आप 25,000 रुपए का पेमेंट कर रहे थे, 25,000 रुपए का पेमेंट कर रहे थे, लेकिन गलती से आप कितना डेबिट कर दिए? केवल 2500 रुपए। 25,000 की जगह आप 2500 रुपए लिख देते हो तो ये क्या होगा? एरर ऑफ कमीशन। यानी कि जो बेसिक भूल चूक होती है उसको क्या बोला जाता है? एरर ऑफ कमीशन। समझ में आई बात यहां तक? समझ में आया भाई? ठीक है, अगला देखते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा? सॉरी, एरर ऑफ ओमिशन, गलत बोल रहा हूं मैं। अगला है एरर ऑफ ओमिशन, इसको हिंदी में बोला जाता है भूल की त्रुटि। अब देख के ही समझ में आ रहा है, भूल की त्रुटि, त्रुटि का मतलब है कि आप पोस्टिंग करना या एंट्री करना भूल जाते हो, पोस्टिंग करना या एंट्री करना ही आप भूल जाते हो, ठीक है। लिखा हुआ इसमें द एरर ऑफ ओमिशन मे बी कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री
और while posting to the ledger, ठीक है, यानी कि आप एंट्री करना भूल जाते हो, जर्नल एंट्री करना भूल जाते हो, या फिर आप लेजर बनाते समय उसको जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना भूल जाते हो। बात वही है, भूल की त्रुटि का मतलब वही होगा, चाहे तो आप एंट्री करना भूल जाओगे या आप लेजर में पोस्टिंग करना भूल जाओगे। ठीक है, अब ये भूल जो है वो भी दो टाइप से होगा भाई, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या फिर पार्शियल ओमिशन, यानी कि आप पार्टली एंट्री करना भूल जाते हो, ठीक है, पार्टली ओमिशन, इसका मतलब है कि आप 10,000 रुपए, 10,000 रुपए और 10,000 रुपए, तीन खर्चा किए थे, तीन एक्सपेंडिचर किए थे, तो आपने इन दोनों की एंट्री की लेकिन इसको आप भूल गए, तो ये क्या होगा, पार्टली ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब कि पूरा का पूरा ही आप भूल गए, पूरा का पूरा छूट गया एंट्री करना। तो इसमें लिखा हुआ है when a transaction is completely omitted from recording in the books of original account, इट इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। वही बात, अगर आप पूरा का पूरा लिखना भूल गए तो फिर क्या होगा, वो कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल टू मोहन 10,000 रुपीज, यानी कि आप मोहन को 10,000 रुपए का उधार विक्रय करते हो, क्रेडिट सेल्स करते हो, नॉट एंटर्ड इन द नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो आप 10,000 रुपए का क्रेडिट सेल किए मोहन को और सेल्स बुक में उसकी एंट्री ही नहीं किए, तो ये क्या होगा भाई, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, उसके बाद अगर आप 10,000 के बजाय एंट्री तो करते हो, लेकिन आप 10,000 के बजाय कितना किए, सिर्फ 5,000 रुपए की एंट्री किए, हो सकता है वो 5,000 5,000 रुपए करके दो बार सेल आप उसको सेल किए होगे, तो आप क्या किए, पहली बार का जो 5,000 का था उसको तो आप एंट्री किए लेकिन अगली बार का आप भूल गए, तो ये क्या होगा भाई, एरर ऑफ पार्टली ओमिशन। ये होगा एरर ऑफ पार्टली ओमिशन। समझ में आई बात, समझ में आया ये वाला। चलो अगला देखते हैं, कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर क्षतिपूर्ति, क्षतिपूरक त्रुटि। कंपेंसेटिंग एरर क्या है भाई, कंपेंसेटिंग एरर ऐसा है कि मान लेते हैं कि आपने एक एरर किया, एरर वन, फिर आप एक और कोई दूसरा एरर किए, एरर टू। अब ये दोनों एरर आपने कुछ इस तरीके से किया, ये दोनों एरर आपने कुछ इस तरीके से किया कि इन दोनों ने एक दूसरे की कमी की पूर्ति कर दी, यानी कि एक दूसरे के की जो गलती थी उसको इन लोगों ने क्या किया, कंपेंसेट कर दिया, कंपेंसेट कर दिए ये लोग। कैसे करेंगे, ऐसा कैसा होगा, सपोज आपने मिस्टर ए को, ठीक है, सपोज आपने मिस्टर ए को 500 रुपए का क्या किया, कैश सेल किया, आपने 500 रुपए का क्या किया, कैश सेल किया, ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री है, ये इसकी करेक्ट एंट्री है, लेकिन आपसे गलती हो गई और आपने क्या किया, आपने इसकी एंट्री कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 500 रुपए से। ठीक है, पहले आपको करेक्ट एंट्री आपको क्या करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपने गलत एंट्री क्या कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां तक फिर भी ठीक था, अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो ये जो त्रुटि है, ये जो गलती है, ये पकड़ में आ जाती। अब हुआ क्या, सेम डे, सेम डे आपने मिस्टर बी से 500 रुपए का ही कैश परचेस किया, आपने 500 रुपए का ही क्या किया, कैश परचेस किया, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री।
इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थी इसकी करेक्ट एंट्री। लेकिन आपने इसकी यहां गलती क्या कर दी? आपने आपने किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेम अमाउंट से 500 रुपए और 500 रुपए। अब देखो, जब आप 500 रुपए का जब आप 500 रुपए का कैश सेल्स किए तो आपने उसकी एंट्री क्या कर दी? आपने उसकी एंट्री ऐसे कर दी कि आपने 500 रुपए का कैश परचेस किया है। जब आपने कैश सेल किया था तो आप उसको कैश परचेस के तौर पे आप एंट्री कर दिए और अमाउंट बिल्कुल सेम था। जब आप कैश परचेस किए जब आप कैश परचेस किए तब आपने उसकी एंट्री कुछ ऐसी कर दी कि आपने कैश सेल्स किया है, वो भी 500 रुपए का। तो परचेस करते समय जो 500 रुपए की गड़बड़ी हुई थी गलत एंट्री की वजह से, वो चीज सेम रिवर्स हो जाएगी कैश परचेस के टाइम पे। ठीक है, यानी कि आखिरकार कैश परचेस जो है वो 500 रुपए का हुआ था, कैश सेल्स जो है वो 500 रुपए का हुआ था। आपने इसकी एंट्री रिवर्स कर दी। आपने इसकी एंट्री रिवर्स कर दी। जब कैश परचेस किए थे तब कैश सेल्स की एंट्री कर दिए, जब कैश सेल्स किए तब कैश परचेस की एंट्री कर दिए। तो ये जो दो मिस्टेक है, इसकी वजह से क्या होगा? जो एरर था, जो एरर हुआ था पहली बार में, वो क्या होगा? कंपेंसेट हो जाएगा। वो क्या होगा? कंपेंसेट हो जाएगा, क्योंकि आपके टोटल में कैश परचेस और कैश सेल्स दोनों के ही टोटल में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों के ही टोटल में कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का एरर जो है वो होता है क्या? कंपेंसेटरी एरर। समझ में आया? इस तरीके का जो एरर होगा वो क्या होगा? कंपेंसेटरी एरर। आया समझ में? एक लास्ट होता है, लास्ट अपन देखते हैं, एरर ऑफ डुप्लीकेसी। एरर ऑफ डुप्लीकेसी। ठीक है, एरर ऑफ डुप्लीकेसी। ये क्या होगा भाई? किस तरीके का एरर है ये एक ऐसा एरर है जिसमें आप सेम एंट्री एक से ज्यादा बार करते हो। सेम एंट्री एक से ज्यादा बार करते हो, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार कैश सेल्स किए और इसकी एंट्री आप दो बार कर दिए, दो बार इसकी जर्नल एंट्री कर दिए, तो जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तब भी दो बार उसको वहां पर ट्रांसफर करोगे। तो इस तरीके से कहीं पर भी आपके टोटलिंग में मिस्टेक नहीं होगा। इसमें से जो एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन जो है, इसका एक नतीजा ये होता है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता। एरर ऑफ ओमिशन की वजह से, जो भूलने की वजह से जो त्रुटि होती है, आप कोई एंट्री करना ही भूल गए, जर्नल एंट्री किए उसको लेजर में पोस्ट करना भूल गए, ठीक है, या आप जर्नल एंट्री ही करना भूल गए, तो उसका एक क्या रिजल्ट होता है? ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो टैली नहीं करता। ट्रायल बैलेंस जो है वो कब सही माना जाएगा? जब वो टैली करेगा। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन जो है वो एक ऐसी त्रुटि है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस क्या होता है? टैली नहीं करता। इसके अलावा कभी कभी एरर ऑफ कमीशन की वजह से भी, एरर ऑफ कमीशन की वजह से भी ये होता है कि आपके ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो टैली नहीं करता, टैली नहीं करता भाई। तो एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ ओमिशन जो है वो आप ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग से पकड़ सकते हो। ये जो एरर है उसको फाइंड किया जा सकता है कैसे? अगर ट्रायल बैलेंस का आपका एरर टैली नहीं करता। ये दो तरीका है, ये जो एरर है, दो एरर हैं जिसको ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग से आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आई इतनी बातें? समझ में आई इतनी बातें? बताओ भाई।
देखो एरर ऑफ ओमिशन जो है, कभी कभी क्या होता है, आप जर्नल एंट्री किए, आप जर्नल एंट्री किए इसकी, ठीक है, आप जर्नल एंट्री किए कब, जब आपने सेल किया, जब आप सेल कर रहे थे तो आपने इसकी जर्नल एंट्री की। लेकिन जब आप इसका लेजर पोस्टिंग किए तब आप इसको भूल गए, ठीक है, तो होगा क्या, आपके स्टॉक का जो बैलेंस है, स्टॉक का जो बैलेंस है वो और लेजर का जो बैलेंस है ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, स्टॉक का जो बैलेंस है और जो लेजर का बैलेंस है वो इक्वल नहीं रहेगा। अगर आप सही सही से एंट्री करोगे तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस और लेजर का जो सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट जो आप बनाओगे, सेल्स अकाउंट जो बनाओगे, इसका बैलेंस और आपके स्टॉक का बैलेंस, ये दोनों टैली कर जाएगा, दोनों इक्वल रहेगा। लेकिन अगर आप भूल गए, जर्नल से लेजर में ले जाना भूल गए, तो ये हो सकता है कि इन दोनों का बैलेंस टैली ना करे, ठीक है। तो बहुत सारे एरर ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस से पूरी तरीके से फाइंड आउट नहीं होते। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि हर तरीके का जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस से समझ में नहीं आता, ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आता। तो संभावना है, एरर ऑफ ओमिशन जो है, भूल की जो त्रुटि है, या फिर एरर ऑफ कमीशन जो है, इसको ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ट्रायल बैलेंस की सहायता से, तलपट की सहायता से पकड़ा जा सकता है, इस बात की संभावना है। और इसीलिए बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्लियरेंस का, ठीक है, या शुद्ध होने का अंतिम परिणाम नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। उसका कारण वही है कि इस तरीके का जो एरर है वो जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाए, ठीक है।